कहानी की शुरुआत में हमें उसी और उसके पिता को दिखाया जाता है जो एक पुजारी थे। उसके पिता उसे इस गांव के 500 साल पुराने मंदिर के बारे में बता रहे थे जिसमें एक पौराणिक भाले की पूजा की जाती है और यह भाला वास्तव में एक योकाई शिकारी का है। योकाई एक ऐसा डीमन होता है जो अदृश्य है, लेकिन उसी उनकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था, इसलिए उसके पिता को उस पर गुस्सा आ जाता है। आज उसियो के पिता यात्रा पर जा रहे थे, इसलिए उन्होंने उसियो से मंदिर की देखभाल करने और कुछ समय बाद किताबों को गोदाम से बाहर निकालने के लिए कहा। किताब लेने के लिए उसियो गोदाम में जाता है, जहां वो एक गुप्त दरवाजा देखता है। वो उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन इसी दौरान वह नीचे गिर जाता है। तभी वो अपने पीछे एक योकाई डीमन को देखता है और बहुत डर जाता है, लेकिन उसके शरीर में एक भाला था जिसे केवल इंसान ही हटा सकता है और वास्तव में यह योकाई 500 सालों से यहाँ कैद है। उसियो को याद आता है कि यह भाला उसी योकाई शिकारी का है जिसके बारे में उसके पिता ने बताया था। फिर योकाई उसियो को अपने शरीर से उस भाले को हटाने के लिए कहता है, क्योंकि इसके बाद वह यहाँ से आजाद हो जाएगा। फिर उसियो से पूछता है कि तुम आजाद होने के बाद क्या करोगे? तो योकाई कहता है कि मैं पहले तुम्हें खाऊंगा और फिर इस पूरे जगह को एक जीता जागता नर्क में बदल दूंगा। ये सुनने से पहले ही उसियो उसे रिहा करने से इनकार कर देता है। तो योकाई कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, लेकिन उसियो फिर भी उसे आजाद करने से इनकार कर देता है क्योंकि वह इंसानों के लिए खतरा बन सकता है। फिर उसियो अपने स्कूल में आता है, जहां हम उसके दोस्तों को देखते हैं जिनके नाम इनो और नाकामुरा था। अब उसियो स्कूल में भी योकाई के बारे में सोचना शुरू कर देता है। फिर हमें पता चलता है कि उसियो फुटबॉल में बहुत अच्छा है और साथ ही उसे ड्राइंग में भी दिलचस्पी है। स्कूल के बाद उसियो घर आता है, लेकिन वह अभी भी योकाई के बारे में सोच रहा था। तभी इनो नाकामुरा के साथ उसियो के घर पर नोटबुक लेने आती है, लेकिन तभी उसियो को उनके चारों ओर छोटे छोटे जीव दिखाई देने लगते हैं, लेकिन नाकामुरा को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इसलिए उसियो तुरंत योकाई के पास आता है और इसके बारे में पूछना शुरू कर देता है। यह सुनकर योकाई हंसने लगता है और बताता है कि इन 500 सालों में मेरी पावर्स इस जगह पर इकट्ठी हो गई थी, लेकिन तुम्हारी वजह से यह चारों ओर फैल गई है, इसलिए बहुत सारे योकाई इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन तुम मेरी पावर के संपर्क में आ गए हो, इसलिए ये योकाई तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। तभी उसियो को नाकामुरा की चिल्लाने की आवाज आती है। तभी योकाई कहता है कि तुम उन्हें नहीं हरा पाओगे, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, जिसके लिए तुम्हें मुझे इसी वक्त यहाँ से आजाद करना होगा। इस समय उसियो के पास दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए वह मान जाता है और उस भाले को योकाई के शरीर से बाहर निकाल देता है। लेकिन योकाई उस पर हमला कर देता है क्योंकि वह उसियो और उसके दोस्तों को खाना चाहता है। यह सुनकर उसियो गुस्से में उस भाले को जमीन पर मारता है, जिसके बाद उसियो उस योकाई शिकारी की आत्मा से जुड़ जाता है और योकाई यह देखकर चौंक जाता है क्योंकि उसियो ने उस भाले को अपने हाथ में पकड़ रखा था और वह बिल्कुल योकाई शिकारी की तरह लग रहा था जिसने उसे 500 साल पहले हराकर कैद कर दिया था। वह योकाई डरकर भागने लगता है और अपने वादे के अनुसार उस छोटे छोटे योकाई को खत्म करने लगता है। नाकामुरा और इनो योकाई से चारों तरफ से घिर चुके थे और सभी छोटे छोटे योकाई आपस में जुड़कर बड़े हो रहे थे, लेकिन योकाई और उसियो एक साथ हमला करते हैं और सभी योकाई नष्ट हो जाते हैं। तब उसियो को पता चलता है कि वह भाला उससे बात कर सकता है और वह भाला उसे बताता है कि उसका काम एक मानव आत्मा को ऊर्जा में परिवर्तित करना है, जिसका एकमात्र लक्ष्य योकाई का शिकार करना है। इसके बाद योकाई यहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसियो उसे रोक लेता है क्योंकि उसकी पावर के कारण और भी राक्षस आ सकते हैं। यह सुनकर योकाई गुस्सा हो जाता है, लेकिन भाले के कारण वह कुछ नहीं कर सकता और उसियो उस योकाई का नाम टोड़ा रखता है। फिर इनो और नाकामुरा उसियो को वापस आता देखते हैं, लेकिन टोड़ा केवल उसियो को दिखाई दे रहा था। टोड़ा सोचने लगता है कि मौका मिलते हैं वह पहले उसियो को खाएगा, जबकि उसियो भी उसे मारने के बारे में सोच रहा था। इसके बाद टोड़ा टीवी देख रहा था, जिसमें वह समुराई को देखता है और टीवी को असली समझकर उस पर हमला कर देता है, जिसके कारण उसियो को बहुत गुस्सा आता है। अगले दिन टोड़ा भी उसियो के साथ स्कूल आता है, लेकिन उसे कोई नहीं देख पाता सिवाय उसियो के। तभी अचानक एक फुटबॉल उसकी ओर आता है, जिसे टोड़ा पल भर में नष्ट कर देता है और यह देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। इस वजह से उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। तो टोड़ा कहता है कि यह योकाई भाला तुम्हारे पास है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर रहा, लेकिन जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं तुम्हें खा लूंगा। यह सुनकर उसियो भी उसे मारने की बात करता है। तभी इनो और नाकामुरा आ जाते हैं और उन्हें कल की घटना सपने की तरह लग रही थी। फिर नाकामुरा कुछ स्टूडेंट के साथ पुराने स्कूल की बिल्डिंग में आते हैं, जहाँ से उन्हें किताबें इकट्ठी करनी थी। वो वहाँ एक पत्थर की मूर्ति देखते हैं और नाकामुरा उसे करीब से देखने जाती है, लेकिन अचानक उस मूर्ति की आंखें चमकने लगती है, लेकिन कोई भी इस बात पर ध्यान नहीं देता और सभी किताबें इकट्ठा करने लगते हैं। तभी कुछ शक्तियाँ उस मूर्ति के अंदर आने लगती है। उसी और टोड़ा क्लास के अंदर होते हैं और अचानक उस भाले से आवाज आने लगती है और उसी समझ जाता है कि वो उसे कुछ बताना चाहता है। तभी पुराने बिल्डिंग के पास विस्फोट होता है। यह देखकर उसी तुरंत वहां जाता है, जहां वो देखता है कि एक छात्र पत्थर में बदलने लगा है
तो टोरा कहता है कि यह रॉक ईटर डीमन का काम है। फिर उसियो इनो और नाकामुरा को खोजने लगता है, लेकिन दूसरे स्टूडेंट भी कहीं नहीं थे। कुछ समय बाद पुलिस भी वहां आ जाती है और यहाँ 5 छात्रों की लापता होने की खबर फैल जाती है। लेकिन सभी को लगता है कि किसी किडनैपर ने उन्हें किडनैप कर लिया है। हालांकि उसियो को पता है कि यह मामला एक डीमन से जुड़ा हुआ है, इसलिए वह इसके बारे में टोरा से पूछता है। लेकिन टोरा उसकी मदद करने से इनकार कर देता है, क्योंकि वह नहीं चाहता है कि वह उसके किसी भी मामले में शामिल हो। फिर उसियो उसे मारने की बात करना शुरू कर देता है। यह सुनकर टोरा भी उससे लड़ने लगता है, लेकिन भाले के कारण कुछ नहीं कर पाता, इसलिए टोरा उसे सब कुछ बताने के लिए मान जाता है। वह बताता है कि चट्टान खाने वाले योकाई बहुत शक्तिशाली होते हैं। वे इंसानों को अपने बैरियर के अंदर पत्थर में बदलकर उन्हें खा जाते हैं और उन्हें हराना आसान नहीं है। वहीं रॉक ईटर ने नाकामुरा और इनो को भी अपने बैरियर के अंदर ले लिया था, लेकिन पुलिस उन्हें नहीं देख पाती। रॉक ईटर उन्हें डराने की कोशिश करता है, लेकिन नाकामुरा उसके सामने हार नहीं मान रही थी, इसलिए रॉक ईटर उस पर हमला करता है और उसे पत्थर में बदल देता है। अब उसी रॉक ईटर को हराने का फैसला करता है, इसलिए वह अपने भाले से बैरियर को तोड़ देता है और रॉक ईटर पर हमला करता है। लेकिन रॉक ईटर भी उस पर हमला करता है और उसियो से वह भाला नीचे गिर जाता है। तभी उसियो देखता है कि नाकामुरा और बाकी स्टूडेंट भी पत्थर में बदल चुके हैं, लेकिन टोरा उसियो की मदद नहीं कर रहा था। हालांकि रॉक ईटर ने उसियो को पकड़ लिया था। अब बैरियर बंद होने लगता है, इसलिए टोरा बाहर चला जाता है, लेकिन उसियो के हाथ में भाला नहीं था, इसलिए वह कुछ नहीं कर पा रहा था। वह टोरा से इनो और नाकामुरा को बाहर ले जाने के लिए कहता है। टोरा यह सुनकर चौंक जाता है, क्योंकि उसियो दूसरे के बारे में सोच रहा था। फिर रॉक ईटर उसे पत्थर में बदलना शुरू कर देता है। फिर टोरा इनो और नाकामुरा को बैरियर से बाहर ले जाता है, लेकिन उसियो बुरी तरह फंस गया था। फिर टोरा उसियो से कहता है कि तुम्हें पहले अपने बारे में सोचना चाहिए था, जिस पर उसियो कहता है कि तुम कभी नहीं समझ पाओगे। इसके बाद रॉक ईटर उसियो को खाने वाला होता है। तभी टोरा को याद आता है कि उसियो उसका शिकार है, इसलिए वह रॉक ईटर को रोकने का फैसला करता है, लेकिन रॉक ईटर उसे भी पकड़ लेता है। यह देखकर उसियो अपने भाले को याद करता है और अचानक वह भाला अपने आप उड़ने लगता है और उसियो को रॉक ईटर से छुड़ा लेता है। फिर उसियो भाले की मदद से बैरियर को बंद होने से रोक लेता है और टोरा अपनी बिजली की शक्ति से उस पर हमला करता है, लेकिन रॉक ईटर खुद को बड़े डीमन में बदल लेता है और फिर से टोरा पर हमला करता है। फिर टोरा उसियो से कहता है कि तुम्हें अपनी थूक को भाले पर रखकर उसकी बाईं आंख पर हमला करना होगा। यह सुनकर उसियो बिल्कुल ऐसा ही करता है और रॉक ईटर पर हमला करता है। अब उन दोनों को देखकर हर कोई हैरान था। इसके बाद उसियो सभी स्टूडेंट को बचा लेता है और रॉक ईटर भी मारा जाता है। लेकिन अब यह खबर हर जगह वायरल हो गई थी और टोरा खुद को टीवी पर देखकर बहुत खुश था। अगले दिन उसियो के पिता वापस आते हैं और उसे योकाई यानी टोरा के बारे में बताना शुरू करते हैं, जहाँ योकाई यानी टोरा और शिकारी के बीच 4 दिनों से लड़ाई चल रही थी। उसके बाद शिकारी अपने भाले से योकाई को मारने में कामयाब होता है, इसलिए उसियो के पिता ने उसे कोई भी गुप्त दरवाजा खोलने से मना किया था। लेकिन वह नहीं जानते थे कि उसियो ने पहले ही उस योकाई को मुक्त कर दिया है। तभी उसके पिता को उसियो के हाथ में वह विष्ट भाला दिखाई देता है, इसलिए वह तुरंत गोदाम की जांच करने के लिए जाते हैं और तहखाने का दरवाजा खुला देखकर चौंक जाते हैं। इसके बाद उसियो हेनियो नामक कलाकार द्वारा बनाई गई पेंटिंग को देखने जाता है। इसी बीच उसियो एक लड़की की अजीब पेंटिंग भी देखता है, जो हेनियो ने अपनी मृत्यु से पहले बनाई थी, और यह पेंटिंग वास्तव में उसकी बेटी राको के लिए थी। लेकिन टोरा इस पेंटिंग को अजीब तरह से देख रहा था और वह कहता है कि जिसने भी यह पेंटिंग बनाई है वह मनुष्य के लिए अभिशाप बन गया है, क्योंकि वह अब एक दानव है। इसके बाद उसियो स्कूल आता है, जहाँ केंचान उसे बहुत जोर से पीट रहा था, जबकि टोरा को यह देखने में बहुत मजा आ रहा था। तभी एक लड़की यहाँ आती है और कहती है कि उसे छोड़ दो, अगर तुम्हें मुझे मारना है तो मुझे मार सकते हो। तभी उसियो को वह पेंटिंग याद आती है और वो पहचान जाता है कि यह लड़की राको है। लेकिन फिर कुछ स्टूडेंट बात करना शुरू कर देते हैं कि उसने 4 बार आत्महत्या करने की कोशिश की है। अब उसियो अपनी पेंटिंग के लिए राको को मॉडल बनने का रिक्वेस्ट करता है, लेकिन राको इनकार कर देती है और कहती है कि अगर तुम मेरे पीछे आओगे तो तुम भी मारे जाओगे। लेकिन उसियो उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता है। तभी अचानक एक ट्रक उसे टक्कर मारने वाली थी, लेकिन वह भाले की मदद से खुद को बचा लेता है। तभी टोरा देखता है कि एक दुष्ट आत्मा वहां से जा रही है। उसके बाद हम राको को देखते हैं, जो कह रही थी कि पिताजी प्लीज ये सब करना बंद कर दीजिए। अब उसियो नाकामुरा के पास आता है और पूछता है कि राको इतनी अजीब क्यों है। फिर नाकामुरा बताती है कि जब राको हमारे स्कूल में आई थी तो वह किसी से बात नहीं करती थी। इसके अलावा लड़कों को भी उसका पीछा करने से मना करती थी, लेकिन जो उसकी बात नहीं सुनता था वह रहस्यमय तरीके से दुर्घटना में मर जाता था। उसके बाद उसने भी कई बार आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार बच जाती थी। इसके अलावा उसने नाकामुरा को भी अपने पास न आने की चेतावनी दी थी और कहा कि एक दानव मेरे साथ रहता है। अब इन सब बातों को जानकर उसियो हैरान हो जाता है
लेकिन घर लौटते समय केंचान उसे रोकता है और उसियो को डाको से दूर रहने के लिए कहता है। उसियो उससे पूछता है कि डाको अकेली क्यों रहती है, जिस पर केंचान बताता है कि डाको की माँ उसके पिता हेनियो को धोखा देकर किसी और के साथ भाग गई थी, जिसके कारण हेनियो को एक बड़ा झटका लगा और तभी से डाको उदास रहने लगी। फिर कुछ दिनों के बाद हेनियो ने भी पेंटिंग बनाते समय अपनी जान दे दी और तब से डाको के साथ अजीब घटनाएं होने लगी। अगले सीन में हेनियो का दानव पेंटिंग से बाहर आता है और कहता है कि डाको केवल मेरी है, इसलिए मैं किसी को उसके पास नहीं आने दूंगा। अगले दिन स्कूल में डांस प्रैक्टिस था, लेकिन डाको दूर से ही सबको देख रही थी। यह देखकर उसी डाको को अपने साथ डांस करने के लिए कहता है। अब डाको उसे मना करने की कोशिश करती है, लेकिन उसी उसे डांस करने के लिए मना लेता है। फिर अचानक एक बवंडर वहां आ जाता है और हेनियो का डीमन उसी पर हमला कर देता है। यह देखकर डाको उसे ऐसा न करने का रिक्वेस्ट करती है, जिसके बाद उसे समझ जाता है कि हेनियो ही सभी परेशानियों की जड़ है। हेनियो उस पर हमला करने के लिए आता है, लेकिन टोड़ा उसके सामने आ जाता है और कहता है कि मेरे शिकार को छूने की कोशिश मत करना। फिर टोड़ा अपनी बिजली की शक्ति से उस पर हमला करता है, जिसके कारण हेनियो वहां से भाग जाता है। और अब केंचान भी पूरी बात समझ गया था। ये सब डाको की वजह से हो रहा था, इसलिए वह आत्महत्या करने का फैसला करती है। लेकिन उसी अपने भाले का यूज करता है और केंचान के साथ उसे नीचे गिरने से बचा लेता है। लेकिन हेनियो भी उसे बचाने के लिए आया था और वह डाको को दूसरों के साथ नहीं देखना चाहता था, इसलिए वह केंचान से डाको को ले जाने देने के लिए कहता है। लेकिन केंचान मना कर देता है और कहता है कि मैं आपके बुरे समय में आपके साथ नहीं था, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। फिर डाको उसके साथ ऊपर आ जाती है, लेकिन हेनियो सोचता है कि डाको ने उसे भी धोखा दिया है, इसलिए वह डाको और केंचान को अपने साथ पेंटिंग में ले जाने लगता है। यह देखकर उसी अपने भाले से उस पर हमला करता है, लेकिन इसका कोई असर नहीं हो रहा था। तो टोड़ा कहता है कि उसकी आत्मा का आधार वह पेंटिंग है, इसलिए उस डीमन को मारने के लिए तुम्हें पेंटिंग पर हमला करना होगा। तभी हेनियो उसियो को भी पकड़ लेता है और उसे अपनी पेंटिंग के अंदर ले जाने लगता है, लेकिन टोड़ा उसियो की मदद नहीं करता है, क्योंकि उसियो ने उसे मदद के लिए नहीं पुकारा था। लेकिन टोड़ा बहुत गुस्से में था, क्योंकि वह उसियो को खुद खाना चाहता था, इसलिए वह सभी को बचाता है और उसियो को पेंटिंग पर भाला मारने के लिए कहता है। लेकिन तभी डाको अपने पिता को बचाने के लिए आगे आती है और भाला उसके शरीर में चला जाता है। केंचान और उसियो परेशान हो जाते हैं, तो टोड़ा बताता है कि यह भाला केवल डीमंस को मारने के लिए बनाया गया था, इसलिए डाको को कुछ नहीं होगा। पेंटिंग के नष्ट हो जाने के बाद हेनियो की आत्मा डाको को अपनी खुशी खोजने के लिए कहता है और उसकी आत्मा गायब हो जाती है, जिसके बाद डाको की पेंटिंग रंगीन हो जाती है। अंत में डाको भी मुस्कुराने लगती है, लेकिन केंचान को उसी और टोड़ा की असली पहचान के बारे में पता नहीं चलता है और यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।